हेलो स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको ये जो टेबल है वो बताई थी, और जो अल्पकालीन लागतें हैं, औसत लागत है, उसके दो पार्ट हैं, एएफसी और एवीसी, और सीमांत लागत है, इसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। इसके अलावा मैंने आपको ये जो कुल लागत है उसके वो दो पार्ट है, टीएफसी टीवीसी, इनके बारे में आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि इसके बेस पर आप इन तीनों लागतों को आपको निकालना, चारों को, एएफसी एवीसी एसी और एमसी, ये आपको निकालना है। आप निकाल करके ये जो टेबल है उसमें मिलाना, और अगर आपके कोई किंतु परंतु है तो वो, अगर आपका आपस में कोई कांटेक्ट है तो उससे थोड़ा डिस्कस कर लेना। बाकी एक बार इस सीरीज़ को वापस आप देख लेना, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो उस सीरीज़ के हिसाब से बनेंगे। तो सीरीज़ में आप देख रहे हो कि पहले तो अपन बात करते हैं सिर्फ इन तीन लागतों की, टीवीसी, टीएफसी और टीसी। जीरो से उत्पादन स्टार्ट हो रहा है, तो जीरो उत्पादन पर फर्म की कुल लागत होती है 100। 100 क्यों है कुल जीरो उत्पादन पर? क्योंकि अल्पकाल में अगर उत्पादन शून्य करती है तो फर्म की जो परिवर्तनशील लागत है वो क्या होती है? शून्य होती है। परंतु फर्म के जो स्थिर लागत है वो अल्पकाल में कभी शून्य नहीं होती है। वो जैसे 100 है, अपने माना यहाँ पर कितनी है? 100 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्पकाल में यदि जीरो उत्पादन पर टीएफसी कुल स्थिर लागत 100 है तो उस कंडीशन में फर्म की कुल लागत भी क्या होगी? 100 ही होगी, उसके बराबर ही होगी, क्योंकि ये है वो इन दोनों का योग होती है। तो 100 + 0 = 100। इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि अल्पकाल में न तो टीएफसी शून्य होती है और न ही अल्पकाल में टीसी कभी शून्य होती है। चाहे जीरो उत्पादन ही क्यों ना हो, अल्पकाल में टीसी भी शून्य नहीं होगी। ओके, अब जो उत्पादन बढ़ेगा टीएफसी तो फिक्स रहेगी, टीएफसी तो जितनी 100 है वो ही रहेगी। टीवीसी क्या करेगी? बढ़ती जाएगी। अब बढ़ने की जो दर है वो डिपेंड करती है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर। तो उस नियम के अनुसार, उस नियम में आपने पढ़ा था कि कुल उत्पादन प्रारंभ में तेज़ गति से बढ़ता है, तब ये जो टीवीसी, क्योंकि उत्पादन तेज़ गति से बढ़ता है तो ये धीमी गति से बढ़ेगी। 20, 16, 12, 8 किस गति से बढ़ेगी? धीमी गति से, घटते क्रम में बढ़ेगी। एक सीमा के बाद जब कुल उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि होती है, घटते क्रम से वृद्धि होती है कुल उत्पादन में, तब ये जो टीवीसी है इसमें फिर वहाँ से बढ़ते क्रम से वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। 56 से 70, 14, 20, 30, 40, 50, 60, जो दर है बढ़ने की वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये टीवीसी है। और टीसी क्या होती है? इन दोनों का योग, किसका? टीएफसी का और टीवीसी का। तो देखो इस टीवीसी और टीसी में अंतर कितना होगा? 100 का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से ये निकालेंगे तो ये आएगी, अगर टीसी में से टीवीसी निकालेंगे तो ये आएगी हर जगह पर। 220 - 120 = 100, 370 - 270 = 100। मतलब इसमें टीसी में और टीवीसी में जो गैप है, बीच में अंतर है, वो हमेशा एक जैसा रहेगा। किसके बराबर रहेगा? टीएफसी के बराबर रहेगा। और इसके जो डायग्राम बनाए थे अपने कल, आपने देखे होंगे, यहाँ पर वाई अक्ष पर लागत और एक्स अक्ष पर क्या है? उत्पादन की मात्रा। तो जो उत्पादन बढ़ेगा टीएफसी, वो अपन ने इतनी ले रखी है टीएफसी, तो टीएफसी तो फिक्स इतनी रहेगी। कितना उत्पादन बढ़ाओ चाहिए टीएफसी तो फिक्स रहेगी। तो टीएफसी वक्र ये बन गया, टीएफसी वक्र क्या बन गया? एक्स अक्ष के समांतर बन गया। और टीवीसी क्या करती है? अगर उत्पादन जीरो करेगा तो जीरो हो जाएगी, लागत वाई अक्ष पर माप रहे हैं, तो जीरो उत्पादन पर जीरो से स्टार्ट होगी ये। फिर जो उत्पादन बढ़ेगा टीवीसी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। परंतु ये जो को देखो आप, ये है घटते क्रम से वृद्धि। ये क्या है? घटते क्रम से वृद्धि। फिर एक सीमा के बाद टीवीसी बाद में कैसे बढ़ेगी? ये है बढ़ते क्रम से वृद्धि।
इस टाइप से बढ़ रही है, ये बढ़ते क्रम से वृद्धि इस टाइप से बढ़ रही है, ये क्या है घटते क्रम से वृद्धि। तो पहले घटते क्रम से बढ़ेगी फिर बढ़ते क्रम से, और टीसी क्या करेगी, इन दोनों का योग होती है, किसका, टीवीसी और टीएफसी का। तो टीसी जीरो उत्पादन पर 100 से स्टार्ट होगी, किसके बराबर से, टीएफसी के बराबर से, और फिर जैसे जैसे ये बढ़ेगी ना वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। और टीसी और टीवीसी के बीच में जो गैप है वो हर जगह देखो गैप क्या रहेगा, हर जगह गैप बराबर रहेगा। गैप को मापना कैसे, अपने को लागत वाई एक्स पर माप रहे, तो ये खड़ा गैप मापना है, ये खड़ा गैप है वो हर जगह क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेंगे कुल लागतों के। और फिर बात आती है कौन से डायग्राम्स की, एएफसी, एवीसी, एसी, एमसी। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफसी की। देखो जो जो उत्पादन घट रहा है, एएफसी क्या कर रही है, लगातार जो जो उत्पादन बढ़ रहा है एएफसी लगातार क्या कर रही है, घट रही है। आप उत्पादन नोट करो, 1 2 3 5 6 8 10 बढ़ रहा है उत्पादन। एएफसी 100, 25, 14.28, 11.11, 10 क्या कर रही है, लगातार घट रही है। तो उत्पादन बढ़ने पर एएफसी लगातार घटती जाएगी, इसीलिए जो एएफसी वक्र है वो लागत ये उत्पादन है क्या होती है, जो जो उत्पादन बढ़ेगा एएफसी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, गिरती जाएगी, घटती जाएगी, परंतु कभी शून्य नहीं होगी। ये देखिए एएफसी वक्र, यहाँ पर है ये उत्पादन मात्रा, इधर क्या ले ली, लागत ले ली। अब जो जो उत्पादन बढ़ेगा यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट करते हैं, जो जो उत्पादन बढ़ेगा एएफसी शुरुआत में ज़्यादा होगी, फिर उत्पादन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, लगातार घटती जाएगी, घटती तो जाएगी, परंतु एएफसी जो वक्र है वो कभी इस अक्ष को टच नहीं करेगा, क्योंकि अक्ष को टच करने का मतलब हो गया लागत शून्य होना। एएफसी क्या होना, शून्य। और एएफसी अल्पकाल में कभी भी शून्य नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं एवीसी की। एवीसी कैसे बनेगी, देखो ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, एमसी भी 20 से स्टार्ट हो रहा है, एसी 120 से स्टार्ट हो रहा है। एवीसी घट रही है, फिर यहाँ के बाद में बढ़ना स्टार्ट होगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। तो एवीसी ध्यान दो, एवीसी और एमसी 20 से स्टार्ट हो रही है, पहले एवीसी घटेगी फिर बढ़ेगी। ये आकृति बन गई, इस टाइप की आकृति बनेगी, यू आकार बोलेंगे इसको, ठीक है। अब एसी को देखो, एसी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 120 से। ये भी क्या करती है, पहले लगातार घट रही है यहाँ तक, जिसके बाद में बढ़ना स्टार्ट हो गई, देखो। तो एसी है वो भी 120 से स्टार्ट होती है, ऊपर से घटेगी, घट करके फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गई ऊपर, देख रहे हो आप एसी। और फिर बात करते हैं एमसी की। एमसी भी पहले तो घट रही है यहाँ तक, फिर बढ़ रही है लगातार। एमसी भी पहले घटेगी फिर बढ़ रही है। अब एक क्वेश्चन बन गया, एसी व एमसी में संबंध बताइए। एसी व एमसी में संबंध बताइए, रेखा चित्र द्वारा बताइए। तो इस कंडीशन में आप देखो, एसी को देखो और एमसी को देखो, एवीसी को छोड़ दो, एसी देखो और एमसी देखो। अगर आपको इन दोनों को देखना है तो देखो ये रहा, एसी एमसी दोनों ही बना दी। संबंध को दिखाने के लिए क्या बोलेंगे अपन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एसी क्या कर रही है, घट रही है। तो शुरुआत में यहाँ से लेकर के यहाँ तक एसी घट रही है। जब एसी घट रही है तब एमसी उससे क्या है, नीचे है। एमसी वक्र क्या उससे नीचे होता है। तो पहला पॉइंट बन गया कि जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे कम होती है। एसी व एमसी में संबंध, जब एसी घटती है मतलब औसत लागत घटती है तब एमसी उससे कम होती है, सीमांत लागत उससे क्या होती है, कम होती है। फिर एसी घटते घटते यहाँ क्या हो गई, न्यूनतम हो गई। एसी घटते घटते यहाँ पर न्यूनतम हो गई।
तो जब AC न्यूनतम होती है जहाँ पर वहाँ पर MC वक्र AC वक्र को काट रहा है, देखो काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर AC न्यूनतम औसत लागत न्यूनतम होती है वहाँ पर MC उसके समान हो गई, बराबर हो गई। इस पॉइंट पर AC और MC दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। इसके बाद एवरेज कॉस्ट क्या कर रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जब बढ़ रही है एवरेज कॉस्ट तब MC उससे ऊपर हो गया। तो तीसरा पॉइंट क्या बन गया कि जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत उससे अधिक होती है। ये 3 पॉइंट और विद डायग्राम 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इनको देखो, अल्पकाल में औसत लागत AFC व ABC का योग होती है। AC क्या होती है, AC ABC और AFC का योग होती है। आपने क्या किया है, AFC को अलग दिखा दिया, अलग डायग्राम बना दिया, तथा उत्पादन मात्रा बढ़ने पर AFC के लगातार घटने कारण AC व ABC के बीच का अंतर कम होता जाता है। इस बात को समझिएगा। AC बराबर AFC प्लस ABC। जब उत्पादन बढ़ेगा, मतलब इन दो, इसमें और इसमें अंतर किस चीज़ का है, इसका अंतर है। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो ये क्या होती जाएगी, कौन, AFC लगातार घटती जाएगी। जब उत्पादन बढ़ेगा तो AFC लगातार घटती जाएगी, और AFC घटने का मतलब हुआ कि जो जो उत्पादन बढ़ेगा AC और ABC के बीच का अंतर तो है ना AFC, तो वो अंतर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने ये जो डायग्राम है उसमें देखो, जो AC और ABC के बीच का अंतर है वो लगा, देखो क्या हो रहा है, क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, MC का जो संबंध ABC के साथ होता है वही संबंध AC के साथ होता है। ये अपन AC और MC का संबंध अपने पढ़ा है, AC और MC का संबंध अपने अभी पढ़ा है कि ये देखो 3 पॉइंट पढ़े ना, जब AC घटती है तब MC उससे कम होती है, जब AC बढ़ती है तब MC उससे ज़्यादा होती है, और जहाँ AC न्यूनतम होती है वहाँ पर MC उसके बराबर होती है। तो जो संबंध AC MC का है वही संबंध ABC का MC के साथ होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ABC घट रही है, जब ABC घटती है तो MC उससे कम होती है, जहाँ ABC न्यूनतम होती है वहाँ MC उसके बराबर होती है, और उसके बाद ABC बढ़ रही है तो MC उससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये तो मैटर था अपना अल्पकालीन लागतों का। ठीक है, अल्पकालीन लागतों, याद रहे अगर कोई भी चीज़ आपके कुछ समझ में नहीं आई है तो आप उस चीज़ को नोट कर लें। ठीक है, जिसके बारे में अपन मिल कर के जब जहाँ अपन मतलब अपनी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो अपन डिस्कस कर लेंगे, उसके बारे में क्लियर कर लेंगे उसको। अब स्टार्ट करते हैं अपन दीर्घकालीन लागतें। अल्पकाल का मैटर हो चुका है, अब बात करते हैं दीर्घकालीन लागतें। तो दीर्घकाल में कोई भी साधन है वो स्थिर नहीं होता है। दीर्घकाल में उत्पत्ति के समस्त साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, और कोई भी साधन स्थिर नहीं होगा तो इस वजह से कोई भी साधन स्थिर नहीं होगा तो इस वजह से कोई भी लागत है वो भी स्थिर नहीं होती है। तो दीर्घकाल में फर्म की सारी लागतें परिवर्तनशील होती है, दीर्घकाल में TFC नहीं होती है, TFC 0 होती है दीर्घकाल में। क्वेश्चन आ गया TFC 0 कब होगी, दीर्घकाल में TFC 0 होगी, अल्पकाल में TFC कभी 0 नहीं होती है। कुल स्थिर लागत अल्पकाल में कभी 0 नहीं होती है, दीर्घकाल में 0 क्यों होगी, क्योंकि दीर्घकाल में कोई साधन स्थिर होता ही नहीं है, और साधन स्थिर नहीं होगा तो इसलिए परिवर्तनशील स्थिर साधनों पर जो खर्चा होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो दीर्घकाल लंबी समयावधि होती है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अतः दीर्घकाल में सभी लागतें भी परिवर्तनशील होती हैं, कोई लागत स्थिर नहीं होती है। दीर्घकाल में एक फर्म की कोई स्थिर लागत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर वापस मैं आपको बता दूं कि जब
दीर्घकाल की लागत का अध्ययन करना है तो उसके लिए अपने को दीर्घकालीन उत्पादन फलन को समझना पड़ेगा, जिसमें अपन ने पैमाने के प्रतिफलों का अध्ययन किया था। 3 प्रकार के प्रतिफल बताए थे आपको, बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल, ह्रासमान प्रतिफल, वो आने ज़रूरी हैं। बढ़ते प्रतिफल फर्म के फायदे को दिखाते हैं और घटते प्रतिफल फर्म के नुकसान को दिखाते हैं। दीर्घकाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दीर्घकालीन औसत लागत, इसको नाम बोलते हैं LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दीर्घकालीन औसत लागत। अब औसत चाहे अल्पकाल का हो चाहे दीर्घकाल का हो, औसत लागत की गणना कैसे करते हैं? कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से विभाजित करके। टोटल कॉस्ट को यहाँ पर मैं TC की जगह पर LTC भी लिख सकता हूँ। क्या लिख दिया मैंने? LTC। LTC का मतलब हो गया लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, दीर्घकाल की कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा। Q का मतलब क्या हो गया? उत्पादन की मात्रा। दीर्घकाल में उत्पादन की जो प्रति इकाई लागत होती है उसको अपन दीर्घकालीन औसत लागत बोलते हैं, जिसकी गणना करने के लिए दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से विभाजित करते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, माना कि एक बड़ी फर्म उत्पादन कर रही है दीर्घकाल में, और दीर्घकाल में उसने किसी वस्तु की 1000 इकाइयाँ बनाई। दीर्घकाल में उसने किसी वस्तु की 1000 इकाइयाँ बनाई और 1000 इकाइयाँ बनाने पर उसकी फर्म की जो कुल लागत है वो पड़ी 50,000 रुपये। कितनी पड़ी है? 50,000 रुपये कुल लागत आई है। कितनी इकाइयों की? 1000 इकाइयों की। ठीक है, तो बताओ प्रति इकाई कितनी खर्च लागत पड़ी? एक इकाई पर कितने रुपये खर्च पड़े? 1000 इकाइयों की कुल लागत पड़ी 50,000 रुपये। तो एक इकाई की कितनी लागत पड़ी? 50 रुपये निकाल देंगे अपन कि एक कितने पड़े? 50 रुपये पड़े। ये 50 रुपये ही क्या है? दीर्घकालीन एवरेज कॉस्ट है, औसत लागत है। ठीक है। अब जब प्रारंभ में फर्म को पैमाने के बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, फिर बहुत कम समय के लिए स्थिर प्रतिफल मिलते हैं और अंततः फर्म को पैमाने के घटते प्रतिफलों का सामना करना पड़ता है। किसमें? उत्पादन में। बढ़ते प्रतिफल फर्म के फायदे को दिखाते हैं और घटते प्रतिफल फर्म के नुकसानों को दिखाते हैं। तो जब फर्म को फ़ायदा होगा तो फर्म की जो औसत लागत है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कैसे कम होगी? जैसे मैं आपको एक संख्याओं के थ्रू बता रहा हूँ। देखिए, माना कि फर्म ने क्वांटिटी 10 इकाइयाँ बनाई और उन पर टोटल कॉस्ट पड़ी 500 रुपये। ठीक है। LAC एवरेज कॉस्ट क्या पड़ी? 50 रुपये पड़ी। कितनी पड़ी? 50। 10 की 500 पड़ी तो एक की कितनी पड़ी? 50 रुपये। फर्म ने 20 इकाइयाँ बनाई तो फर्म की जो कुल लागत है वो 500 से बढ़ कर के हो गई 900 रुपये। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि फर्म को जब फ़ायदे मिलते हैं ना, बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं ना, तो उस समय फर्म की जो कुल लागत है उत्पादन बढ़ाने पर फर्म की कुल लागत है उसमें जो वृद्धि है वो किस क्रम से होती है? घटते क्रम से वृद्धि होती है। किस क्रम से वृद्धि होगी फर्म की? घटते क्रम से वृद्धि होती है। तो 500 से 900। अब बताओ फर्म की जो एवरेज कॉस्ट प्रति इकाई लागत कितनी पड़ी? वो पड़ी 45 रुपये। फर्म ने बनाई 30 इकाइयाँ तो कुल लागत हो गई 1200 रुपये। प्रति इकाई लागत कितनी पड़ी? 40 रुपये। तो जो उत्पादन बढ़ेगा कुल लागत तो बढ़ती जाएगी फर्म की, परंतु औसत लागत है वो क्या होती जाएगी? शुरुआत में
क्योंकि फर्म को शुरुआत में बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, इसलिए औसत लागत क्या होती जाएगी, लगातार घटती जाएगी। फिर जब फ़ायदों की बजाय नुकसान होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब ये जो एवरेज कॉस्ट है फिर घटने के बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इस टाइप से जो फर्म की एवरेज कॉस्ट है वो पहले दीर्घकालीन औसत लागत है वो पहले घटती है और फिर लगातार बढ़ती है। तो मैं अब आपको इसको बता रहा हूँ, दीर्घकाल में फर्म की कुल लागत को उत्पादन मात्रा से विभाजित करने पर दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त होती है। इसे उत्पादन की प्रति इकाई लागत भी कहते हैं। दीर्घकाल में फर्म को प्रारंभ में पैमाने के बढ़ते प्रतिफलों के अंतर्गत अनेक प्रकार की मितव्ययताएं मतलब फायदे बचतें प्राप्त होती हैं, जिनकी वजह से उत्पादन बढ़ाने पर फर्म की LAC दीर्घकालीन औसत लागत घटती है तथा एक सीमा के बाद पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल मतलब घटते प्रतिफलों के अंतर्गत फर्म को अनेक प्रकार की अमितव्ययताएं बचते मतलब नुकसान मिलने के कारण LAC में लगातार वृद्धि होती है, मतलब पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इस प्रकार से LAC वक्र की आकृति यू आकार की होती है। यह अनेक अल्पकालीन औसत लागत वक्र, अब जो ये बनाया था ना अपने ये अल्पकालीन है, तो इसको अपने AC भी बोल सकते हैं या फिर SAC भी बोल सकते हैं। ये जो बनाया ना अपने ये AC भी बोल सकते हैं इसको, या फिर अपने SAC का मतलब क्या, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और दीर्घकाल वाले को अपन बोलते हैं LAC। तो ये जो LAC है यह है अनेक अल्पकालीन औसत लागत वक्र SAC के स्पर्श बिंदुओं से मिलकर के बनता है। कैसे, जैसे एक महीना अनेक दिनों से मिलकर के बनता है, एक वर्ष अनेक महीनों से मिलकर के बनता है, वैसे ही दीर्घकाल है वो अनेक अल्पकालों से मिलकर के बनता है। इसलिए जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है वो अनेक अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के स्पर्श बिंदुओं से मिलकर बनेगा। ये बहुत सारे जो ऊपर देख रहे हो ये अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, तो इनको टच करता हुआ ये जो LAC वक्र है बनेगा। अगर आपसे ऊपर वाले नहीं बनते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये बना दो LAC नीचे वाला, है ना, ये पहला जो बन रहा है इस पहले को बना दो, ये LAC बन गया। ठीक है, बाकी इसके बारे में अपन कल चर्चा और करते हैं, आज इतना काफ़ी है। ठीक है।